स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग से अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का वायरल पेपर को सोल्व करने वाले हैं। और आर्ट्स वाला का जो एग्जाम है दोस्तों आपका 28 फरवरी को। जी हाँ दोस्तों, आर्ट्स वाला जितना भी स्टूडेंट है उनका 28 फरवरी को एग्जाम है। और साइंस और कॉमर्स वाले जितना भी विद्यार्थी है, ठीक है, उनका जो है इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम है वो आपका 29 फरवरी को है, ठीक है। तो आप दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। तीनों स्ट्रीम के लिए दोस्तों वीडियो काफी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो 40 बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं, जो कि आपका वायरल प्रश्न रहने वाला है, जो कि एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है। तो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम के विद्यार्थी आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक देख के जाइएगा, एग्जाम में तहलका मचा के आइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। पूर्णांक आपका 40 रहेगा। दोस्तों आप सभी के लिए दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है, जीवन के सामान्य कारोबार वाक्यांश से क्या तात्पर्य है। जो भी जीवन का कारोबार है, जो भी इकोनॉमिक्स के लिए आप काम करते हैं, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, उस कारोबार से क्या तात्पर्य है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब बोला है कि मनुष्य का सामाजिक कार्य होता है, कि मनुष्य का धार्मिक कार्य, कि आर्थिक, की मनोरंजन। तो दोस्तों कारोबार जो आपका इकोनॉमिक्स में आता है, जिसको हम लोग आर्थिक बोलते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनुष्य का आर्थिक कार्य, ठीक है। चलिए 2 नंबर दोस्तों बोला है, निम्न में से किसके अध्ययन का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है। कौन इकोनॉमिक्स से जुड़ा नहीं है, कौन इकोनॉमिक्स का बात नहीं करता है, ठीक है। उत्पादन, उपभोग, वितरण, सरकार का गठन। तो 2 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरकार का गठन। क्योंकि ये आपका पॉलिटिकल साइंस में होता है, राजनीतिक विज्ञान में होता है, तो इधर इकोनॉमिक्स में क्या कर रहा है, ठीक है। 3 नंबर बोल रहा है, सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो सांख्यिकी का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है। गोटफ्राइड एकेनवाल को सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए 4 नंबर दोस्तों पूछा है, बहुवचन में शब्द सांख्यिकी से क्या तात्पर्य है। बहुवचन में सांख्यिकी शब्द से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो 4 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, संख्यात्मक मान, आंकड़ा, संख्यायिक तत्व। इसका कुछ फैक्ट्स होता है, कुछ इसका मान होता है और कुछ आंकड़ा होता है। क्योंकि संख्यायिक में 1 2 3 आंकड़ा हो गया, कुछ मान हुआ, अगर मान के चलिए 100 तक चलते तो ये मान के चलते, कुछ फैक्ट्स इसके बारे में 1000 2000, तो ये सब होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी संख्यायिक के बारे में सब सत्य है। 5 नंबर, अर्थशास्त्र में किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। तो इकोनॉमिक्स में कैसा प्रयोग करते हैं आप आंकड़ा का। तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों का, जिसमें मात्रा भी हो और गुण भी हो, तो दोनों का प्रयोग करते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं 6 नंबर, संचरित, ठीक है, या परिमित उत्तर प्रश्नों में उत्तर के विकल्पों की संख्या हो सकती है। तो कितना हो सकता है। अगर संचरित परिमित उत्तर रहेगा या फिर प्रश्न में उत्तर के विकल्पों की संख्या कितना होता है, तो 6 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 2 होता है, ठीक है। चलिए 7 नंबर, आपके प्रश्न में 4 गो विकल्प रहेगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए कह रहा है, किस प्रकार के आंकड़ों की विश्वसनीयता और सत्यता की जवाबदेही अन्वेषक पर होती है, ठीक है। कैसा आंकड़ा का जो किस प्रकार के आंकड़ा का विश्वसनीयता और सत्यता की जवाबदेही अन्वेषक पर होता है। तो 7 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक आंकड़ा, ठीक है। चलिए सत्य के लिए 8 नंबर, आंकड़ा संग्रह के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाला डैश कहलाता है। जो भी आंकड़ा को एकत्रित करता है, जो भी इधर से उधर को चीज को मान के चलिए उसको दिखाता है, ठीक है, उसको अन्वेषक, प्रेषक कहते हैं, मीडिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर, इनमें से किस विधि में प्रगणक का उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क होता है। कौन से विधि से प्रगणक का उत्तरदाता से संपर्क होता है दोस्तों। तो 9 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वैयक्तिक साक्षात्कार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम कब जनगणना की गई, ठीक है। जब भारत स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ, आजाद होने के बाद भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुआ। तो सबसे पहला जो जनगणना हुआ था 1951 में हुआ था, ठीक है, 1951, ऑप्शन नंबर बी। 11, वर्गीकरण आंकड़ों को डैश व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। जो भी वर्गीकरण आंकड़ा उसको डैश में
जो क्या करना, व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, ठीक है। तो 11 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विभिन्न स्तंभों तथा पंक्तियों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है, जो भी वर्गीकरण का आंकड़ा होता है, ठीक है। चलिए 12, एक वर्ग का मध्य बिंदु बराबर है। एक वर्ग का जो मध्य बिंदु किसके बराबर होता है दोस्तों, तो ये आपका होता है उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के औसत के, ठीक है। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के औसत में बट्टे में 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 13, बारंवारता वितरण में अपरिकृत आंकड़ों को डैश चर में वर्गीकृत किया गया है। कितने चर में दोस्तों, तो 13 का हो जाएगा मात्रात्मक चर में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। चलिए 14, निम्नलिखित में से कौन चर सतत चर का एक उदाहरण है। कौन सा चर सतत चर का एक उदाहरण है, तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर, विद्यालय में पढ़ने वाले व्यक्ति की संख्या, ये जो सतत चर में इसका उदाहरण माना जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 15, मिलान चिन्हों की गणना कितने समूह में की जाती है। तो मिलान चिन्हों का जो चिन्ह है वह 5 चिन्हों में की जाती है, इस प्रकार से, ठीक है, 5 चिन्हों में इसका किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर, बिहार के एक शहर में 8 सितंबर 2005 को पेट्रोल तथा डीजल की कीमत के जो वृद्धि के विरोध में आयोजित एक बंद के दौरान 5 पेट्रोल पंप खुले तथा 7 को बंद हो गए। दो विद्यालय बंद तथा 9 विद्यालय खुल पाए। यह उदाहरण आंकड़ों में किस प्रकार के प्रस्तुतिकरण को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। 2005 का बात कर रहा है, आपको डरना नहीं है, सीधा बोली कि पाठ विषय का कर है, इस पे पाठ होना चाहिए, इस पे चर्चा होना चाहिए, ठीक है। चलिए 17, कक्षा 11वीं की, ठीक है, कक्षा 11 की अध्यापिका आंकड़ों को पंक्तियां, क्षैतिज तथा स्तंभ ऊर्ध्वाधर रूप में कक्षा में दिखाती है, वह आंकड़ा को किस प्रकार प्रस्तुतित कर रही है, ठीक है। तो आपको बताना है, तो 17 का हो जाएगा सारणीकरण से, ठीक है, सारणीकरण से प्रस्तुतित कर रही है। 18, सुमित पिछले 10 वर्षों की अवधि के दौरान एक विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्याओं को सारणीबद्ध करता। सुमित के द्वारा किया गया विद्यालय का यह वर्गीकरण कहलाएगा। जब भी सारणीबद्ध का बात आए, ठीक है, जब भी सारणीबद्ध का बात आए हमेशा याद रखना है कलिक कहलाएगा, कालिक, ऑप्शन नंबर बी नंबर, ठीक है। 19, काल श्रेणी आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो काल श्रेणी के लिए दोस्तों कौन से प्रस्तुतिकरण का प्रयोग किया जाता है, तो काल श्रेणी के लिए हमेशा याद रखिएगा तोरण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तोरण को और किस नाम से जाना जाता है, अब आपसे प्रश्न पूछा कि तोरण को और किस नाम से जाना जाता है, तो 20 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संचयी बारंवारता वक्र, ठीक है, संचयी बारंवारता वक्र बोले या फिर आपका तोरण, दोनों बात बराबर है, ठीक है। चलिए 21, भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब प्रारंभ हुई, ठीक है, सबसे पहला आधिकारिक जनगणना कब प्रारंभ हुआ था। 21 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा 1951 में, ठीक है। चलिए जैसे कि हम आपको बताया जनगणना सबसे पहले 1991 में हुआ था, ठीक है, 51 में। 22 नंबर, ब्रिटिश काल में भारत के राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया गया था। तो ब्रिटिश काल में दोस्तों भारत की जो राष्ट्रीय आय, ठीक है, उसका राष्ट्रीय आय का जो गणना का पहला प्रयास से किया गया था किसके द्वारा, तो 22 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे 23, रेलवे ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया। रेलवे ने दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था, ठीक है, इकोनॉमिक्स को कैसे उसको प्रभावित किया है। तो 23 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि लोग अब लंबी यात्राएं कर सकती है, लोगों कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिले, यानी कि दोनों बातें हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए बी दोनों, ठीक है। 24 नंबर, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया। स्वतंत्रता के बाद दोस्तों भारत में कौन से आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया, तो यहाँ पर 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, ठीक है। चलिए जैसे कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। 25, औपनिवेशिक काल में भारत के औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों के क्या उद्देश्य थे, ठीक है। तो 25 का जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भारत को कच्चे माल का निर्यात बनाना, ठीक है, और आप सभी का क्या हो जाएगा, तो भारत को एक विशाल बाजार बनाना, यानी ऑप्शन नंबर डी ए बी दोनों। 26 नंबर, किसी वस्तु का कीमत निर्धारण बाजार में किसके द्वारा किया जाता है। कोई भी अगर वस्तु उसका अगर बाजार में कीमत लग रहा तो कैसे लगता है, ठीक है। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा। जैसे कि अगर किसी भी चीज का मांग ज्यादा है तो उसका रेट ज्यादा लगेगा, ठीक है। मान के चलिए देखते हैं कि कोई पर्व या त्यौहार आता है
तो मान के चलिए जो फल दोस्तों 100 रुपये किलो बिकता है वो डायरेक्ट मांग चल जाता है उसका 200 रुपये, क्योंकि उस दिन ज़्यादा मांग है। इसी को बोलते हैं आर्थिक गतिविधियां समझना, ठीक है, इकोनॉमिक्स इसी को कहते हैं, ठीक है, जो इस बाजार को समझ लिया। चलिए 27 नंबर कहता है कि राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया। तो राष्ट्रीय योजना समिति का जो गठन है दोस्तों कब किया गया है, तो ये आप सभी का हो जाएगा 1938 में किया गया, ठीक है। चलिए 28 पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी होती है। तो जो भी पंचवर्षीय योजना होता है, ठीक है, इसका जो अवधि होता है वो होता है आपका 5 ही वर्ष का, ठीक है। पंचवर्षीय से नाम चल रहा पता 5 वर्ष। चलिए 29 नंबर दोस्तों कहता है किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच उनकी क्रय क्षमता के आधार पर वितरित किया जाता है, ठीक है। कौन से आर्थिक प्रणाली को उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच उसकी क्रय क्षमता के आधार पर वितरित किया जाता है। तो 29 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सार्वजनिक इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए सभी में, ठीक है। 30 भारत के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई। तो भारत में सबसे पहले दोस्तों औद्योगिक नीति की घोषणा कब किया गया। तो 30 का जो करेक्ट ऑप्शन है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1948, ठीक है। 31 भारतीय संख्याई संस्थान कहाँ अवस्थित है। भारतीय संख्याई संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो 31 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोलकाता, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 32 नंबर का था आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक है। तो आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक क्या है। तो 32 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, जीडीपी, ठीक है। चलिए यहां तक हम लोग 32 तक सोल्व किया, आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर का था विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब की गई। और ये प्रश्न हम नहीं बताएंगे, ठीक है, ये बहुत बार आप सभी को बता चुके हैं, आपको 9 से ही बताते आ रहे हैं, 10 में तो बहुत ही पढ़ाई वाला, ठीक है। आपको बताना WTO की स्थापना कब किया गया, विश्व व्यापार संगठन कब किया गया, ठीक है। नीचे कमेंट करके बताना है, जिसका कमेंट नहीं आएगा तो समझ लीजिएगा, और आना चाहिए नेम के साथ कमेंट, ठीक है, जल्दी कीजिए नेम के साथ, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि यहाँ तक कौन पहुंचा है। 34 नंबर भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई। तो 1991 में, ठीक है, नई आर्थिक की घोषणा की गई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1991। चलिए 35 प्रत्यक्ष कर डैश लगाया जाता है। तो प्रत्यक्ष कर कहाँ लगाया जाता है। तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है। जो भी प्रत्यक्ष कर होता है दोस्तों, ठीक है, वो व्यक्ति की आय पर ही लगाया जाता है टैक्स, ठीक है। 36 विनिवेश का उद्देश्य क्या है। तो विनिवेश का मतलब क्या होता है। तो विनिवेश का मतलब होता है वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, आधुनिकीकरण में सहायता देना, सरकार द्वारा आयातित करनी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। 37 नंबर योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री, ठीक है। 38 नंबर टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई। तो टाटा स्टील कंपनी की जो स्थापना दोस्तों कब हुआ, ये हुआ था आप सभी का कब 1907 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 और प्रश्न बचा है, कोई दिक्कत होगा नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं और अभी तक दोस्तों गेस्ट पेपर को बाय नहीं किए हैं, जो दोस्तों मात्र आपको 40 रुपये में गेस्ट पेपर मिला है, जिसका नाम है तहलका गेस्ट पेपर, और ये आपको ऑनलाइन मिलेगा, ठीक है, मात्र 40 रुपये में दोस्तों आपको जो गेस्ट पेपर मिला है। कैसे मिलेगा, यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। अगर आप पेटीएम यूज करते हैं, फोन पे या UPI किसी प्रकार का, तो आपको 40 रुपये पे करना, ठीक है, उधर से QR कोड भेजा जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा, आपको गेस्ट पेपर व्हाट्सएप पर ऑनलाइन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए जो कि बहुत ही मस्त गेस्ट पेपर है, ठीक है। 39 टाटा स्टील कितने देशों में कार्यरत करता है। तो टाटा स्टील दोस्तों कितने देश में कार्यरत करता है। तो ये आपका जो है 30 गो देश में काम करता है, ठीक है। 40 आपका बोलता है विश्व बैंक को किस नाम से जाना जाता है। तो IBRD के नाम से। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग जो है 28 और 29 फरवरी को लेकर के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चन को सोल्व किया है। एग्जाम में दोस्तों 100% यहाँ से क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं लिखते मिलते हैं नेक्स्ट।